What's up everyone? Welcome back to the channel। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलग अलग तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था। आज डिस्कस करेंगे कि बिजनेस करते क्यों हैं भाई, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस करने के, और बिजनेस के साथ ये रिस्क शब्द बहुत आ रहा है, तो कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो बिजनेस करते टाइम हमें फेस करने पड़ते हैं। और फिर चैप्टर बस एंड ऑलमोस्ट खत्म, तो आओ जल्दी से चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के साथ। यार बिजनेस क्यों करा जाता है। अब आप किसी नॉर्मल इंडिविजुअल से पूछो, किसी एक ह्यूमन बीइंग से पूछो कि भाई अगर तेरे को बिजनेस करना है तो क्यों करना है, वो बोलेगा यार पैसा कमाना है। तो बिजनेस करने के लिए जो सबसे पहला मकसद होता है, उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। मतलब कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार मुझे बिजनेस करने का पर्पस बताओ, मैं बिजनेस क्यों करूं भाई, क्यों करेगा? प्रॉफिट कमाना है। देख सीधी सी बात है। अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब में ना एक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब कि आपकी एक सैलरी फिक्स हो गई, अब उसके बाद यार आप उसी चीज पे अटके रहोगे। कई टाइम जब प्रमोशन होगा तब चेंज होगा, फिर उस अमाउंट पे अटके रहोगे। लेकिन बिजनेस में क्या है, बिजनेस में मजा है। यार आज मैं अगर ज्यादा मेहनत करूंगा तो मैं ज्यादा भी कमा सकता हूँ। कब मेरा मन नहीं, आज मैं नहीं खोलता दुकान, यार मैं अपनी फैक्ट्री में नहीं जाता, मैं अपनी कंपनी आज नहीं जाता। तो बिजनेस आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। तो बिजनेस में जो सबसे पहला मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट। तो बिजनेस सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखेंगे, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के अदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आप एक आम आदमी से पूछो, बोलेगा यार बस प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बिजनेस करते हो तो आपके तीन ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं। तीन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरे होते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स। अदर ऑब्जेक्टिव्स इज कंप्लीटली अनइम्पोर्टेंट, इररिलेवेंट, ले छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। लेकिन अब आपको जब एनसीईआरटीज वगैरह में दिए होते हैं, जब हमें क्वालिटी आंसर्स की बात आती है, तो आपको फुल डिस्क्राइब करना चाहिए, है ना, जब अच्छा लिखना है। और एक तुम्हें और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छे नंबर लेने हैं एग्जाम में, तो इस तरीके के चार्ट जरूर ड्रॉ करके आना एग्जामिनेशन में। मतलब सपोज ऑब्जेक्टिव्स आ गए, तो ऑब्जेक्टिव्स में पैराग्राफ में भी तो लिख सकता था तुम्हारे को, लेकिन मैंने चार्ट बना के दिखाया कि यार ऐसे चार्ट में लिखेंगे तो इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल, इट विल बी मोर क्रिएटिव। इससे टीचर बस ये पढ़ेंगे और तुम्हें नंबर दे देंगे। तुम क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, हो सकता है वो पढ़े भी ना जब कॉपी चेक हो रही है। तो बेसिकली याद रखना है चार्ट्स बनाने हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारी एंटरप्राइज को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा पैसा कमाने में मदद करते हैं। मतलब कमाना तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर मैं ये करता हूं तो मैं और अच्छा कमा सकता हूं। जैसे सबसे पहले क्या करना है, मार्केट स्टैंडिंग इंप्रूव करनी है। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है आपकी रेपुटेशन। आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग क्या दे रहे हो कि भाई मैं भी कपड़े की दुकान है, गारमेंट्स बेच रहा हूँ, आप भी गारमेंट्स बेच रहे हो। मेरे गारमेंट्स में स्पेशल क्या है, मैं दूंगा तुम दो जीन्स को एक फ्री मिलेगा, और इतनी गुड क्वालिटी की दूंगा, बस क्या बताऊं तुम लोगों को। तो मैंने अपनी रेपुटेशन बना रहा हूँ, मैं कस्टमर के साथ एक रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ कि मेरा कस्टमर मेरी दुकान पे दोबारा आए, वो और कहीं जाएगा जीन्स लेने, मेरे पास ही आएगा। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड करो, गुडविल बिल्ड करो, कस्टमर की नजर में थोड़ा सा प्यार बनाओ, समझे। अगला क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है पता है ना? इनोवेशन का मतलब न्यू टेक्निक्स लेके आना। अब मैं पहले बोर्ड पे लिखता था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करता था, तो व्हाइट बोर्ड में क्या होता था, मुझे अब इसको छोटा बड़ा करना है, मैं कुछ भी कर देता हूँ। मैंने कहा लो बच्चों, सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक पढ़ेंगे। लो जी, हमारा ध्यान सिर्फ इकोनॉमिक पे चला गया। मैंने कहा इसे हटाओ, हम सिर्फ सोशल पढ़ेंगे। हम सोशल पे आ गए जी। इसमें मैं स्लाइड्स भी लगा रहा हूँ, इसके अंदर मैं तुम लोग को एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी हम क्विज वगैरह भी खेलेंगे, देखेंगे इंडिया में कौन बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है। तो ये सब इनोवेशन तो है, ये नए काम कर रहा हूं मैं कुछ ना कुछ। तो ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जब हम किसी भी तरीके से कोई नया चीज इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट हम लोग और ग्रो करें इन लाइफ, तो उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, इनोवेशन। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी कैपेसिटी को इंप्रूव करना, कैपेसिटी को बढ़ाना। मतलब आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से 200 यूनिट्स बेच सकते हो, तो आप यार 150 क्यों बेच रहे हो?
200 बेचो ना। कई बार ऐसा होता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी है कि यार मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ, कर रहा हूँ 6 घंटे, तो आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी, मुझे 8 घंटे पूरा करना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जितना ज्यादा काम कर सकते हो उतना करो ना यार, क्या दिक्कत है, ग्रो करो लाइफ में। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, पैसा कमाना भी तो इकोनॉमिक ही है यार। इकोनॉमिक का मतलब ही क्या होता है, अर्न अ लिविंग, बढ़िया बिजनेस चलाना। तो अगर प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी इसी में आता है, समझे ना। अब चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल क्या होते हैं, समाज के प्रति, सोसाइटी के टुवर्ड्स, क्योंकि अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये गुडविल कैसे बनेगी, सोसाइटी के लिए भी तो करना पड़ेगा। तो सोसाइटी के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उनकी क्वालिटी एक्सीलेंट हो यार। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए, ठीक है ना। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो एट रीजनेबल प्राइसेस। कैसे प्राइसेस पे, रीजनेबल प्राइसेस पे। प्राइसेस भी हमारे कैसे होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। जैसे हमारे बच्चे हमारी डीसी ऐप से हमारी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। हमारी कौन सी ऐप है, डीसी ऐप। अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको डीसी ऐप मिल जाएगी। तो डीसी ऐप में जाके बच्चे जो हमारे पेड कोर्सेज लेते हैं या जो डेली लाइव क्लासेस करते हैं वो आके पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने उसमें अपने जो चार्जेस रखे हैं, यूट्यूब इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सब लोग इस पे पढ़ रहे हैं, बट वहां पे जो चार्जेस हैं वो बहुत जेन्युइन रखे हैं कि जो आपके ऑफलाइन चार्जेस होते होंगे उससे बहुत कम। तो बेसिकली जो हमारा पर्पस रहता है वो रहता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना एट अ वेरी रीजनेबल चार्जेस, एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस। तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा, सोशल ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने जनरेट करके दी है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि वहां का मकसद पैसा कमाना नहीं था, वहां मकसद था कि जनरेट हो सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को हमारे साथ ग्रोथ मिले, ठीक है। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। किस चीज से, आप बिल्कुल भी पॉल्यूशन मत करो, आप किसी भी तरीके से अपना वेस्ट इधर उधर मत फेंको, आप एक्स्ट्रा चीजें मत इधर उधर फेंक के चलो कि यार क्या कुछ भी चिप्स का पैकेट खाया ऐसे ही फेंक दिया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से वेस्ट प्रोडक्ट निकला बाहर ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एम्प्लॉइज वेलफेयर, एम्प्लॉइज को उनके लिए अच्छा सराउंडिंग्स बनाओ, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों को स्कूल वगैरह भेजो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं हमारे कौन सा ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आते हैं हमारे अदर ऑब्जेक्टिव। अदर में क्या आ जाता है, अदर में आता है हमारे पास मैनेजर्स परफॉर्मेंस और उनका डेवलपमेंट। मैनेजर परफॉर्मेंस क्या है जी, अब जो हमारा मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस और उसका डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट सर, डेवलपमेंट देखो, एक मैनेजर अगर बहुत अच्छे से काम करेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी एज अ होल ग्रो करेगा। तो मैनेजर का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो हम लोग को मैनेजर का भी ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। सिमिलरली हमारे वर्कर्स का भी ध्यान रखना है कि हमारा मैनेजर एज वेल एज हमारे वर्कर अच्छे से परफॉर्म करें, वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है। तो उनके लिए जब आप काम करते हो तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपके मैनेजर, आपका मैनेजमेंट, आपके वर्कर्स खुश हैं या नहीं। ये सब अदर ऑब्जेक्टिव्स में चला जाता है। तो इस तरीके के हमारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। कौन कौन से हो गए, एक तो प्रॉफिट और फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, जिसमें इकोनॉमिक यानी आप अपने लिए ही बेसिकली काम करना चाहते हो, सोशल समाज के लिए, अदर थोड़ा सा अपने एम्प्लॉइज वगैरह को इंक्लूड कर लेना। तो ये हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। स्क्रीनशॉट लेना है तो लो जल्दी से फटाफट, नहीं तो बुक में मार्क करके रखना। अब बढ़ते हैं आगे और टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग बिजनेस रिस्क। सर रिस्क है तो इश्क है, हाँ बाबा हर्षद मेहता कह रहे थे कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन फिर डूब भी गए बेचारे, ज्यादा रिस्क भी खतरनाक हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, चलो। स्पेकुलेटिव और प्योर, दो प्रकार के रिस्क होते हैं बेटा जी, स्पेकुलेटिव एंड प्योर। स्पेकुलेटिव में क्या होता है, स्पेकुलेटिव में यू विल एंड अप हैविंग ईदर प्रॉफिट और लॉस। आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। प्योर में क्या होता है, ईदर लॉस और नो लॉस। ये क्या बात हुई भाई, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता, यहाँ प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर कमोडिटी बेचता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये सेल फोन बेचता हूँ और ये सेल फोन एकदम से फैशन में आ जाएगा। भाई जैसे ये सेल फोन फैशन में आएगा, जैसे ये फैशन में आएगा तो इसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। तो वो जो इस सेल फोन को बेचने का वो जो मैं रिस्क ले रहा था, भाई हो सकता है कि ना बिके, ना भी बिकता तो खराब हो जाता है ना। लेकिन अगर फैशन में आ गया तो प्रॉफिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो कस्टमर के टेस्ट में आ जाए कोई चीज, जैसे वो चले थे फिजिट स्पिनर, अगर तुम्हें याद हो, वो हिंदी में बोलूं क्या, हमारे घर में होता है लट्टू।
हाँ, तो वो जो फिजेट स्पिनर चले थे वो तो देखा हर घर में बच्चों ने ले लिए और उसका ऐसी ऐसी थियरी बनाई गई, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे ये होता है वो होता है, हर घर में पहुंच गए। तो जो बेच रहे थे लोग उनको अनइवन प्रॉफिट्स हुए, 2 रुपए का बनता है 2-2 हजार तक के बिक रहे हैं, अनइवन प्रॉफिट्स हुए उसके अंदर। तो वहां पे जहां प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क कौन से होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर। अब भाई आग लग गई, अब बताओ अगर आग लग जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आग नहीं लगेगी तो क्या बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, तुम करोड़पति बन जाओगे। अरे भाई हमारी दुकान में आग नहीं लगी, हम आज से करोड़पति। अरे भाई हमारी दुकान में चोरी नहीं हुई, चोर हमें आके पैसे दे गया, ये लो सर पैसा रखो। अरे सर बराबर वाले की दुकान से चुरा के लाया हूं, आप रख लो, ऐसा होगा क्या? नॉट एट ऑल। तो ये जो लॉस बाय फायर होते हैं या चोरी होती है, आग लग जाए, चोरी हो जाए, इस तरीके की जो चीजें होती है ये होती है प्योर रिस्क, कि भाई या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, इसमें फायदे का कोई सौदा नहीं है। फायदा कहाँ होगा? इधर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये कौन से होते हैं? स्पेकुलेटिव। ठीक है, तो 2 प्रकार के रिस्क है भाई साहब, कौन कौन से? स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। अब मुझे कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे कौन सा बढ़िया है। तुम स्पेकुलेटिव लेना चाहोगे या प्योर लेना चाहोगे, बताना जरा मुझे। अच्छा, अब बढ़ते हैं कि नेचर, ये जो रिस्क है, ये जो हम रिस्क 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 पढ़ रहे हैं, रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर तुम्हें रिस्क को और डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? ठीक है सर, सबसे पहला, रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क क्यों आते हैं? अनसर्टेनिटी की वजह से आते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब जिसका हमें पता ना हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब भाई कोविड आ गया, सब बंद हो गया, सभी के बिजनेसेस लॉसेस में चले गए, लेकिन जो हमारे वो लोग हैं जो राशन का काम करते थे, जो लोग मेडिसिन का काम करते थे, मास्क वगैरह बेचते थे, सैनिटाइजर्स बेचते थे, वहां बूम भी आ गया, वहां फायदा भी हो गया। तो किसी चीज में तो बूम आ गया और किसी चीज में डिप्रेशन आ गया। बूम का मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ होना, डिप्रेशन का मतलब वो डूब जाना। तो बहुत सारे बिजनेस, टूरिज्म तो खत्म हो गया भाई, पिछले 2 साल से कौन घूमने जा रहा है बाहर? कोई भी नहीं जा रहा। तो बहुत सारे सेक्टर ग्रो कर जाते हैं, बहुत सारे डूब जाते हैं। तो रिस्क हमेशा आता है किसकी वजह से? अनसर्टेनिटीज की वजह से। अब किसे पता भाई क्या होने वाला है? अनसर्टेनिटी। लेकिन रिस्क आपका हर बिजनेस का पार्ट है। आप जब बिजनेस करोगे तो रिस्क से इश्क तो करना पड़ेगा। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अरे भाई अगर रिस्क ही नहीं तो कैसा बिजनेस? जब आपको ये पता ही है कि कस्टमर आके सामान लेके जाएगा तो बिजनेस ही क्या है? रिस्क लो, मजेदार है। लेकिन रिस्क ऐसा नहीं कि भाई लग गए धड़ाधड़ रिस्क लेने में, ऐसा नहीं। कैपेसिटी के अनुसार रिस्क लो। अगर कैपेसिटी के अनुसार लोगे ना तो प्रॉफिट भी बढ़िया कमाओगे। हर बिजनेस में रिस्क होगा, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। बस छोटे से बिजनेस में छोटा रिस्क होता है, बड़े बिजनेस में बड़ा रिस्क होता है। अब जो जितना बड़ा करोड़पति आदमी है उसका नुकसान भी करोड़ों में होता है। जो छोटा सा इंसान है, जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, उसका नुकसान भी वैसा होता है। तो रिस्क डिपेंड किस पे करेगा? आपके साइज ऑफ द बिजनेस पे, आपके नेचर ऑफ द बिजनेस पे। भाई पटाखों की दुकान है, वो हाईली रिस्की है, कहीं भी आग लग सकती है। स्टील की दुकान है, वहां क्या आग लगेगी? कुछ भी नहीं होगा, समझे ना? तो ये वाला पॉइंट है। कौन सा वाला? द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर, कि किस तरीके का काम है, एंड साइज ऑफ द बिजनेस। छोटा बिजनेस है तो छोटा लॉस होगा, बड़ा बिजनेस तो लॉस भाई बहुत बड़ा होने वाला है, समझे? और इतना रिस्क लेता क्यों है इंसान? अरे सर इतना रिस्क क्यों लेता है? ना बाप बड़ा ना भैया, अरे सबसे बड़ा रुपया प्रॉफिट। क्यों लेता है? प्रॉफिट के लिए लेता है भाई साहब। प्रॉफिट चाहिए तभी तो बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। ऑब्जेक्टिव में भी क्या बड़ा? प्रॉफिट। ऐसा चाहिए भाई, कोई बात है क्या? तो रिस्क के पीछे रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो आ जाओ जल्दी से एक बार नेचर देख ले। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले रिस्क जो है वो अराइज होगा ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। रिस्क 2 प्रकार के, स्पेकुलेटिव और प्योर। लॉस या नो लॉस, प्योर। प्रॉफिट या लॉस, स्पेकुलेटिव। और इतना रिस्क लेने से मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, आखिरी पॉइंट आ जाओ, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। रिस्क होता क्यों है भाई? क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण होता है नेचर। अब भाई कोविड आ गया, किसी के हाथ में थोड़ी ना है। कहीं अर्थक्वेक आ जाए, किसी के हाथ में थोड़ी ना है। कहीं फ्लड्स आ जाए, किसी के हाथ में थोड़ी ना है। आंधी तूफान आ जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये नेचुरल कॉजेज होते हैं, जो नेचर की वजह से आए वो नेचुरल कॉजेज होते हैं। अब बहुत सारी जगह पे समुद्र के आसपास दुकानें होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो डूब जाते हैं पानी में जब बाढ़ आ जाती है। जो पहाड़ों पे बिजनेसेस होते हैं, वहां जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो बहुत नुकसान होता है। ये नेचुरल कॉजेज होते हैं। तो रिस्क का सबसे बड़ा कॉज है नेचर। दूसरा होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? कि भाई वही इंटरेस्ट रेट्स,
इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है, महंगाई चल रही है, या बहुत ज्यादा सस्ता है सामान, इस तरीके की चीजें, या फिर हम लोग बोलते हैं कि फैशन से कोई चीज आ रही है, कोई चीज जा रही है, कंज्यूमर का टेस्ट कब बदल जाए कुछ नहीं पता, वही सारी इकोनॉमिक वाली चीजें। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं पैसे से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, वो इकोनॉमिक में जाएगी। ह्यूमन कौन सी होती है? हमारी ही गलती की वजह से रात को भाई साहब मेन स्विच खुला छोड़ गए, अगर हल्का सा भी वहां पे कुछ वोल्टेज कम ज्यादा हुई तो आग लग जाएगी ना। इसीलिए बोलता है मेन पावर बंद करके जानी चाहिए अपनी दुकानों की, अपनी फैक्ट्रीज की। अब पटाखे का काम है और भाई साहब को तो शौक है सिगरेट पीने का, सिगरेट पी के लगे हुए हैं बड़े मजे में माचिस जला के इधर फेंकने में, तो भाई साहब अब सवारी अपने सामान की स्वयं ही जिम्मेदार है। देखो ऐसा काम करोगे तो आग तो लगेगी। तो तीसरा क्या होता है हमारा? ह्यूमन कॉजेज, इंसान की डिसऑनेस्टी। कोई ऐसा एम्प्लॉय रख लो जो डिसऑनेस्ट है, जो चोरी करता है आपके पास से। तो इस तरीके की चीजें क्या क्या हो गया? नेचर, इकोनॉमिक, ह्यूमन इंसान के द्वारा करा गया, और अदर। अदर में क्या क्या आता है बेटा? अदर में आता है कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, कोई गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी कंट्री के साथ वॉर वगैरह हो गया तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो ये सब अदर में चले जाते हैं, क्योंकि ना तो ये नेचर कर रही, ना ये इकोनॉमी एज अ होल हो रहा, ना ये इंसान कर रहा, ये सब अलग सी चीजें, तो ये सब अदर में चली जाती है। तो चार चीजें कौन कौन सी हो गई हमारे पास? कौन कौन सी जल्दी से बताओ? नेचुरल, इकोनॉमिक, ह्यूमन और अदर। अब मैं तुम लोग को एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है? तुम लोग को बताना है कि ये कौन सा कॉजेज ऑफ रिस्क में जाएगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिश इन मेन्यू, ठीक है? मेरा होटल है और मैंने अपने होटल में एक नई डिश ऐड करी है, तो पहले बताना ये स्पेकुलेटिव होगा या प्योर होगा, ठीक है? फिर उसके बाद बताना कि ये इन चारों में से किस में जाएगा? नेचुरल में जाना चाहिए, इकोनॉमिक में जाना चाहिए, ह्यूमन में जाना चाहिए, या अदर में जाना चाहिए। चलो जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये स्पेकुलेटिव है, क्योंकि मुझे इससे प्रॉफिट भी हो सकता है, भाई बहुत बिकने लगी, ना बिकी तो नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, ये मेरे रेट्स पे, पैसे पे इम्पैक्ट डालेगा, तो ये कहाँ जाएगा? इकोनॉमिक में जाएगा। भाई ना तो इंसान की गलती से कुछ होना, ना अदर है, ना ही ये नेचर की वजह से है, तो ये किस पे चला गया? इकोनॉमिक में चला गया, क्योंकि ये मेरे पैसे पे प्रभाव डालता है, ठीक है? अच्छा, अब तुम लोग बताना, तुम लोग को एक होमवर्क में देता हूँ, बस ज्यादा नहीं देता, तुम लोग को देता हूं एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। अब ये आसान है, ठीक है? एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो पहले बताना स्पेकुलेटिव है या प्योर है, और फिर वो किस में जाएगा? सही। और एक लेता हूं इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। हमारे वर्कर बढ़िया काम नहीं करते, जैसे वो पटाखे की फैक्ट्री में बैठ के सिगरेट पीना ना, ऐसे ये भी खाली बैठे हैं। तो इनका दोनों का बताना, पहले बताना स्पेकुलेटिव है या प्योर है, फिर कॉजेस कौन सा है। स्पेकुलेटिव है या प्योर है, फिर कॉजेस कौन सा, ठीक है? या होमवर्क है कमेंट सेक्शन में वेट कर रहे हैं हम लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, मेन टॉपिक्स खत्म, अब बचा हिस्ट्री वाला पार्ट। हिस्ट्री वाला पार्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 1 विल बी ओवर। This is it for today guys. Thank you so much. Don't forget to like the video, share the video and do subscribe to the channel. Thank you so much.